साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आज इस क्लास के माध्यम से लेकर आए हैं हम आपके लिए जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस। तो साथियों, क्लास चालू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले समय में भी आपको वीडियोस के लिंक मिलते रहें और नोटिफिकेशन मिलते रहें आपको। तो चलिए साथियों, आज शुरू करते हैं हम आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 61। पहली क्लास इससे पहली क्लास में हम टॉप 60 क्वेश्चन कर चुके हैं और आज है क्वेश्चन नंबर 61। तो क्वेश्चन है हमारा, एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? क्या है साथियों क्वेश्चन? एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो हमारे पास ऑप्शन है 1983, 1982, 1981 और 1984। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, एग्जिम बैंक की स्थापना हुई थी 1982 में। कब हुई थी साथियों? 1982 में। और जो एग्जिम की फुल फॉर्म है वो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक। कब हुई थी साथियों इसकी? 1982 में। और 1982 में साथियों एक बैंक की और हमारी स्थापना हुई थी, नाबार्ड बैंक की। 12 जुलाई 1982 में किसकी स्थापना हुई थी? नाबार्ड की। और नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके इसके जो चेयरमैन है वो हैं गोविंद राजालू चिंताला। नाबार्ड की फुल फॉर्म होगी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। चलिए साथियों, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छठी पंचवर्षीय योजना के विकास की दर का लक्ष्य क्या था? तो ऑप्शन है हमारे पास 5.3%, 5.2%, 5.7% और 4.9%। तो जो इसका लक्ष्य था साथियों वो था 5.2%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 5.2%। और जो हमने इसमें अचीव किया था, प्राप्त किया था, वो था हमारा 5.7%। तो लक्ष्य क्या था? 5.2%। और जो प्राप्त किया था हमने वो था 5.7%। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो क्या है साथियों इसका? दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन है हमारे पास 13 अप्रैल 1981, 15 अप्रैल 1980, 10 मई 1980 और 27 मई 1980। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 15 अप्रैल 1980। दूसरी बार हुआ था ये 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। क्या था इनका कि जिनकी पूंजी 200 करोड़ रुपए से अधिक थी उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया था। और अगर पूछने लगे कि पहली बार कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो ये हुआ था 14 बैंकों का। कब? 1969 में। और दूसरी बार कितने बैंकों का? 6 बैंकों का। कब? 15 अप्रैल 1980 में। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सातवीं पंचवर्षीय योजना का क्या कार्यकाल था या कार्यकाल क्या रहा था? ऑप्शन है हमारे पास 1985 से 1990, 1986 से 1991, 1989 से 1994 और 1971 से 1976। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1985 से 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रोजी रोटी और उत्पादकता का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था या किस योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो ऑप्शन है हमारे पास तीसरी, पांचवी, छठी और सातवीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सातवीं। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किसका नारा दिया गया था साथियों? रोजी रोटी और उत्पादकता का नारा। और इसका जो कार्यकाल क्या था, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आप सभी को, 1985 से 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल देते हैं। ट्राइफेड, द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन है हमारे पास 1986, 1987, 1985 और 1988। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा साथियों? 1987, 1987। और किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? ये की गई थी सातवें पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ट्राइफेड की जो स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? जो जवाहर रोजगार योजना है वो किस वर्ष शुरू की गई थी साथियों? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं अक्टूबर 1989,
अप्रैल 1989, मई 1989, जनवरी 1991। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? अप्रैल 1989 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो साथियों क्या कब शुरू की गई थी प्रधानमंत्री रोजगार योजना? ऑप्शन है हमारे पास 1991, 1993, 1992 और 1994। तो जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना स्टार्ट की गई थी वो की गई थी 1993 में, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। और जवाहर रोजगार योजना अप्रैल 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिड डे मील स्कीम, जो मिड डे मील स्कीम थी उसकी शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है हमारे पास, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी? ये क्वेश्चन है साथियों। तो पांचवी, सातवीं, नौवीं और आठवीं। तो जो ये शुरुआत हुई थी ये हुई थी साथियों आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और ये हुई कब थी? 15 अगस्त 1995 में। मिड डे मील स्कीम की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम, दूसरा परमाणु परीक्षण भारत में कब किया गया था? तो ऑप्शन है हमारे पास 2 अप्रैल 1997, 2 मई 1998 और 4 मार्च 1998 और 3 मई 1999। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 2 मई 1998। और इस टाइम हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, जब दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था। और इसको किस नाम से जाना जाता है? या तो पोखरण 2 के नाम से भी हम जानते हैं उसको, या शक्ति 98 के भी, शक्ति 98 के नाम से भी दूसरे परमाणु परीक्षण को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ था? या सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? ऑप्शन है हमारे पास 2 नवंबर 2000, 1 नवंबर सन 2000, 3 अप्रैल 1999 और 22 दिसंबर 1999। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1 नवंबर 2000। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरुआत की गई थी सर्व शिक्षा अभियान की? तो ये की गई थी 1 नवंबर 2000 को। ठीक है साथियों। और ये किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो ये की गई थी 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना के विकास की दर का लक्ष्य क्या रखा गया था? जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी इसके विकास दर का लक्ष्य क्या था? तो इसके विकास दर का लक्ष्य था 8%। और जो हमें इसमें प्राप्त हुई थी वो हुई थी 7.6%। क्या था साथियों इसका? 8%। तो इसका क्या नाम है, ये लक्ष्य था। और जो प्राप्त हुई थी हमें वो हुई थी 7.6%। और अगर 10वीं पंचवर्षीय योजना की हम बात करें समय की, कार्यकाल की, तो ये थी हमारी 2002 से 2007 तक। कार्यकाल क्या था 10वीं पंचवर्षीय योजना का? 2002 से 2007 तक। और जो इसका उद्देश्य था 10वीं पंचवर्षीय योजना का, वो उद्देश्य था सामाजिक न्याय व समता के साथ आर्थिक विकास। सामाजिक न्याय व समता के साथ आर्थिक विकास 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है हमारे पास, जीडीपी में 8% की वृद्धि करना, निर्धनता के अनुपात में 2007 तक 5% की कमी करना, 2007 तक वनों का क्षेत्र 25% तक करना, जो भारत का कुल क्षेत्रफल है उसका, उस क्षेत्रफल का कुल 25% किसके लिए? 2007 तक वनों के लिए आवंटित करना। और ऑप्शन डी है हमारे पास, तक 2007 तक साक्षरता दर को 75% तक ले जाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि 10वीं पंचवर्षीय योजना के जो उद्देश्य थे वो टोटल यही थे, सभी ये थे। ठीक है साथियों। तो इसका क्या होगा? ये सभी। और 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, 2002 से 2007 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का लक्ष्य क्या रखा गया था? जो इसका लक्ष्य था नरेगा का, वो लक्ष्य क्या रखा गया था? ऑप्शन है हमारे पास, मजदूरों के लिए न्यूनतम 100 दिन का रोजगार देना,
मजदूरों के लिए न्यूनतम 180 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना, मजदूरों के लिए न्यूनतम 140 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना और मजदूरों के लिए अधिकतम 180 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मजदूरों के लिए न्यूनतम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना। ये नरेगा के अंदर क्या रखा गया था, ये इसका लक्ष्य रखा गया था। जो मजदूर होते हैं उनको क्या देना था, न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार देना नरेगा का लक्ष्य था। और ये किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्टार्ट किया गया था, तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्टार्ट किया गया था फरवरी 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। जो हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका कार्यकाल क्या था। ऑप्शन है हमारे पास 2006 से 2011, 2007 से 2012, 2010 से 2015, 2005 से 2010। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2007 से 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं हम, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग करने की घोषणा कब की गई। देखिए, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो थी हमारी 2012 से 2017 तक। अब 2014 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट चेंज हुई, सरकार चेंज हुई केंद्र की, कांग्रेस पहले थी 2012 में जब 12वीं पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी, और 2014 आते 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 वक्त भाजपा की सरकार आ गई जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि भैया योजना आयोग को अब हटाओ, योजना आयोग की जगह नीति आयोग काम करेगा। और जो इसकी घोषणा की गई थी वो लाल किले से 15 अगस्त 2014 में इन्होंने घोषणा की थी। और जो इसने कार्य शुरू किया अपना या स्थापना कह सकते हैं वो 1 जनवरी 2015 से हुआ। ठीक है साथियों, तो योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग करने की घोषणा कब की गई, ये की गई थी 15 अगस्त 2014 को। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो साथियों बात हो रही है यहाँ पे उपाध्यक्ष की। तो उपाध्यक्ष है हमारे राजीव कुमार, अध्यक्ष हैं हमारे नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री। तो जो नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे वो भी प्रधानमंत्री ही होंगे योजना आयोग की तरह। तो अध्यक्ष कौन हो गए, नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष हो गए राजीव कुमार, और जो नीति आयोग के सीईओ हैं वो हैं अमिताभ कांत इस समय। चलिए साथियों नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था, ऑप्शन है हमारे पास 2011 से 2016, 2010 से 2015, 2012 से 2017, 2009 से 2014। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 2012 से 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाजवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा किसके विचारों द्वारा ली गई है। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा है वो किसके विचारों द्वारा ली गई है। तो ऑप्शन है हमारे पास एडम स्मिथ, जे.एम. किन्स, कार्ल मार्क्स और गुरनार मिर्डल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के विचारों से क्या ली गई है, समाजवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा ली गई है। क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, बाजार अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। जो हमारी बाजार अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो ये है हमारी पूंजी अर्थव्यवस्था का, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, या ये कह सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है, बाजार अर्थव्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में नलकूपों द्वारा कितने प्रतिशत भारत में नलकूपों द्वारा कितने प्रतिशत सिंचाई की जाती है। तो जो भारत में नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है वो कितने प्रतिशत तक की जाती है। ऑप्शन है हमारे पास 36%, 45%, और 38% और 26%। तो जो इसका राइट आंसर होगा 81 का वो होगा हमारा आंसर नंबर या ऑप्शन नंबर सी, 45%। 45% सिंचाई जो की जाती है भारत में वो किससे की जाती है, नलकूपों द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 82 आ जाते हैं, हिमालय की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर तक मानी जाती है। ऑप्शन है हमारे पास 2500 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर, 2300 किलोमीटर और 3200 किलोमीटर। तो जो इसका राइट आंसर होगा साथियों वो होगा लगभग 2400 किलोमीटर के करीब हिमालय की क्या मानी जाती है, लंबाई मानी जाती है हिमालय की, लगभग 2400 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है।
तो ऑप्शन है हमारे पास K2 माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और नंदा देवी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा K2, सॉरी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की लंबाई क्या है, ऊंचाई क्या है, 8848 मीटर, और इसको क्या माना जाता है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। बात करें कंचनजंगा, तो कंचनजंगा हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी है जो सिक्किम में पड़ती है। भारत की भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है नंदा देवी। तीन ऑप्शन हो गए हमारे, इसमें क्लियर हो गए, तीन क्वेश्चन हम कह सकते हैं क्लियर हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो जैसा कि साथियों मैंने पहले ही बताया आपको पहले क्वेश्चन में, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है भारत में हिमालय की वो है कंचनजंगा, और कंचनजंगा कहाँ, सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत में नदियां सबसे ज्यादा अवसाद किस पर्वत से लेकर आती हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास महान हिमालय, शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय, वृहत हिमालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय से क्या लेके आती है, नदियां सबसे ज्यादा अवसाद लेके आती हैं। क्वेश्चन नंबर वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। 86 क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ऑप्शन है हमारे पास अरावली पर्वत, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत और शिवालिक पर्वत। तो जो इसकी सबसे जो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो है साथियों हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन सी, अरावली पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन नंबर ए। और अरावली अगर पूछे कि लगभग कितने किलोमीटर तक फैली हुई है, तो ये लगभग 800 किलोमीटर तक फैली हुई है, और इसका जो विस्तार है वो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में है। जो इसकी विस्तार है वो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, चार राज्यों में इसका विस्तार है। और बात करें अगर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी है इसकी गुरु शिखर। कितने मीटर है ऊंचाई इसकी, वो है 1732 मीटर गुरु शिखर की। क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 87 पे। विंध्य पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है हमारे पास यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात। तो जो विंध्य पर्वत है वो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता है, द हार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है साथियों, तो कहाँ है विंध्य पर्वत, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत की नदियों का विभाजन कौन सा पर्वत करता है। अरावली पर्वत, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत और शिवालिक पर्वत। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत क्या करता है साथियों, उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत की नदियों का विभाजन करता है। क्वेश्चन नंबर 89 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है हमारा, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जो सतपुड़ा पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन है हमारे पास धूपगढ़ चोटी, अनाईमुड़ी चोटी, महेंद्रगिरी चोटी, अमरकंटक चोटी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा साथियों धूपगढ़ चोटी। और धूपगढ़ कहाँ पड़ती है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में पड़ती है, और जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। स्थिति इसकी अगर राज्य पूछा जाए तो एमपी में। तो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, धूपगढ़, और ऊंचाई कितनी होगी इसकी, 1350 मीटर। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन है हमारे पास धूपगढ़ चोटी, अमरकंटक चोटी, डोडा बेटा चोटी और महेंद्रगिरी चोटी। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धूपगढ़ चोटी। नील सॉरी 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 साथियों, धूपगढ़ चोटी नहीं है इसकी, सॉरी, ये है डोडा बेटा चोटी। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा चोटी, जिसकी ऊंचाई लगभग 2637 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 91 पे आ जाते हैं। 91 है हमारा, पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन है हमारे पास महेंद्रगिरी, अनाईमुड़ी, डोडा बेटा और धूपगढ़। तो धूपगढ़ किसकी हो गई, सतपुड़ा की। डोडा बेटा किसकी हो गई, ये डोडा बेटा होगी साथियों हमारी नीलगिरी पहाड़ी होगी। जो पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, पूर्वी घाट पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है महेंद्रगिरी। कौन सी साथियों, महेंद्रगिरी। क्वेश्चन नंबर 92 पे आते हैं। 92 क्वेश्चन है हमारा, एटलस पर्वत, जो एटलस पर्वत है, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। तो ऑप्शन है हमारे पास अफ्रीका महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में।
तो जो एटलस पर्वत है वो आपका किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पे साथियों? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और इसके जो मतलब इसका जो विस्तार है वो किस किस देश में है? वो विस्तार है इसका मोरक्को में, अल्जीरिया में और क्यूरेशिया में। ये अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं जहाँ पे इसका विस्तार है। तो किस में हुआ? अफ्रीका महाद्वीप में। और जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है एटलस पर्वत की वो है माउंट ट्यूब कले। कहाँ पे? मोरक्को में। क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं। 93 क्वेश्चन है साथियों, रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या साथियों? रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन है हमारे पास माउंट ट्यूबकल। तो माउंट ट्यूबकल किसकी बताई मैंने अभी? एटलस पर्वत की। सेकंड है हमारा माउंट अल्बर्ट, थर्ड है हमारा माउंट मैकिनले और माउंट एकांगुआ। तो जो रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी होगी वो होगी माउंट एल्बर्ट। और रॉकी पर्वत कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। और जो इसकी स्थिति है वो है कनाडा, अमेरिका और मोरक्को में इसका विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? तो ऑप्शन है हमारे पास अपलेशियन पर्वत, एटलस पर्वत, रॉकी पर्वत और एंडीज पर्वत। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत क्या है? ये इसकी लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर है और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। अगर इसके विस्तार की बात की जाए कि किस किस देश में? चिली, पेरू और अर्जेंटीना में। क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं। यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? जो यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पास एल्प्स पर्वत, यूराल पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और एंडीज पर्वत। तो जो सब इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एल्प्स पर्वत। 95 का ए। क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं। एंडीज पर्वत की लंबाई लगभग कितनी है? जो हमारा एंडीज पर्वत है उसकी लंबाई लगभग कितनी है? तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसकी लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। यूरोप एवं एशिया की सीमा कौन सा पर्वत बनाता है? ऑप्शन है हमारे पास ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, यूराल पर्वत, एंडीज पर्वत, हिमालय पर्वत। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा यूराल पर्वत। 97 का बी। क्या है साथियों? उसका यूराल पर्वत। यूराल पर्वत क्या करता है? यूरोप एवं एशिया की सीमा बनाता है। क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? कौन सी? माउंट मैकिनले। और ये क्या है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। ऑप्शन है हमारे पास अपलेशियन पर्वत, अलास्का पर्वत श्रेणी, एंडीज पर्वत और यूराल पर्वत। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा माउंट मैकिनले। सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा अलास्का पर्वत श्रृंखला में या अलास्का पर्वत श्रेणी में। कौन सी? माउंट मैकिनले। और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं। हिमालय पर्वत को म्यांमार में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हमारे पास अराकान योमा, एल्पस, ब्लैक बग और क्रेशिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अराकान योमा। हिमालय पर्वत को म्यांमार में किस नाम से जाना जाता है? अराकान योमा के नाम से। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? जो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है वो किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास अफ्रीका महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अफ्रीका महाद्वीप में ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं। 91 क्वेश्चन है। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? ऑप्शन है हमारे पास घोड़ा, शेर और बैल और हाथी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा शेर। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था साथियों? शेर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। संलेखना व्रत का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन है हमारे पास हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ईसाई धर्म। तो संलेखना विधि का संबंध किस धर्म से है? वो है जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 103 पे आते हैं। जैन धर्म का सर्वाधिक प्रचार किस शासक ने किया? तो जैन धर्म का जो सर्वाधिक प्रचार है वो पूछ रहा है किस शासक ने किया। ऑप्शन है हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, काल अशोक और अजात शत्रु। तो जो जैन धर्म का जो सबसे अधिक प्रचार है वो किया था साथियों चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 104 पे चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी?
जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? तो इन्होंने शिक्षा ली थी भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? भद्रबाहु से। क्वेश्चन नंबर 105 पे आते हैं, अकाल के समय जैन धर्म कितनी शाखाओं में बट गया? तो जो अकाल के समय जैन धर्म कितनी शाखाओं में बट गया? 2 शाखाओं में, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर कौन थे? श्वेतांबर ने तो अपना श्वेतांबर जो शाखा थी उसके लोगों ने तो उत्तर भारत में अपना ये प्रचार प्रसार किया। श्वेतांबर शाखा जो थी उसके जो व्यक्ति थे वो सफेद वस्त्र पहनते थे। एक थे दिगंबर जो दूसरी इसकी शाखा थी, उसके जो व्यक्ति थे वो नग्न अवस्था में रहते थे और दक्षिण की ओर गए। उन्होंने जो अपना प्रचार किया वो दक्षिण की ओर किया। और साथियों श्वेतांबर जो शाखा थी उसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। और दिगंबर जो शाखा थी उसके अध्यक्ष थे भद्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं हम, श्वेतांबर शाखा का प्रचार दक्षिण में किसने किया? साथियों टाइपिंग ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई है, हैंड रिटन नोट्स ही हैं, इसका कर लेना प्रचार दक्षिण में नहीं उत्तर में। तो श्वेतांबर शाखा का प्रचार उत्तर में हुआ था क्योंकि श्वेतांबर वाले गए थे, श्वेतांबर शाखा हुई थी, उत्तर भारत में प्रचार किया था। और दक्षिण दिगंबर शाखा जो थी उसने दक्षिण भारत में प्रचार किया था। तो जो श्वेतांबर शाखा का प्रचार किसने, सॉरी सॉरी साथियों, ऑप्शन ये क्वेश्चन सही है। ये क्वेश्चन है हमारा, श्वेतांबर शाखा का प्रचार दक्षिण में किसने किया? तो जो इसका दक्षिण में प्रचार किया था वो किया था स्वस्तिन ने। जो श्वेतांबर शाखा थी उसका उसके जो लोग थे वो किधर की तरफ आए थे? अपना उत्तर भारत की तरफ। लेकिन जो स्वस्तिन थे उन्होंने क्या किया था? श्वेतांबर शाखा का प्रचार दक्षिण में भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म की प्रथम संगति कहां पर आयोजित की गई थी? ऑप्शन है हमारे पास वल्लभी, पाटलिपुत्र, वैशाली और वाराणसी। तो जो इसका राइट आंसर होगा, जो जैन धर्म की प्रथम संगति आयोजित की गई थी वो की गई थी साथियों वल्लभी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 108, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो जो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश है वो कहाँ दिया था? ऑप्शन है हमारे पास वैशाली, राजगृह, पाटलिपुत्र और वाराणसी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा राजगृह। और कौन सी भाषा में दिया था पूछ ले तो प्राकृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर 109 पे आते हैं, हड़प्पा की खोज किसने की थी? ऑप्शन है हमारे पास राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, सुखमय चक्रवर्ती और अलेक्जेंडर। तो जो इसका हड़प्पा की खोज की थी वो की थी साथियों दयाराम साहनी ने। कब? 1921 में। क्वेश्चन नंबर 110 पे आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का शहर सूतकांगेडोर वर्तमान में कहां पर स्थित है? तो साथियों कहां पे? ऑप्शन है हमारे पास हरियाणा भारत में, राजस्थान भारत में, गुजरात भारत में या बलूचिस्तान पाकिस्तान में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका बलूचिस्तान पाकिस्तान में सूतकांगेडोर स्थित है। और ये इसका सिंधु घाटी सभ्यता जो फैली हुई थी तो सबसे ये पश्चिमी जो शहर माना, ये सॉरी पश्चिमी जो शहर माना जाता है वो सूतकांगेडोर ही माना जाता है। कहाँ पे? बलूचिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 111 पे आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर से शवों को दफनाने के अवशेष तथा विशाल अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो क्या पूछ रहा है साथियों, जहां से सब जो दफनाते थे उसके अवशेष और विशाल अन्नागार के अवशेष तो कहां से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है हमारे पास मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा और बनावली। सॉरी साथियों, ये ऑप्शन है हमारे पास मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और कालीबंगन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 111 का हड़प्पा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। हड़प्पा से क्या क्या मिला है साथियों? एक तो विशाल अन्नागार मिला है और क्या मिला है? शवों को दफनाने के अवशेष। क्वेश्चन नंबर 112 पे आते हैं, मृतकों का टीला सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो और बनावली। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है सिंधु भाषा में? मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 113 की बात कर लेते हैं, सब जलाने के अवशेष, वृहत स्नानागार, नर्तकी की कांस्य मूर्ति, घोड़े के दांत के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर से प्राप्त हुए हैं? तो ये पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है? एक तो सब जलाने के अवशेष, दूसरा वृहत स्नानागार, तीसरा नर्तकी की मूर्ति जो कांस्य की थी, और चौथा चौथा क्या है? घोड़े के दांत के अवशेष। तो किस शहर से मिले हैं सिंधु घाटी के? ये मिले हैं साथियों मोहनजोदड़ो से। 113 का जो राइट आंसर होगा वो होगा मोहनजोदड़ो, सी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। चूहों का पीछा करते हुए बिल्ली के पदचिन्ह के साक्ष्य किस शहर से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है हमारे पास लोथल, चनहूदड़ो, कालीबंगन और हड़प्पा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? चनहूदड़ो। चनहूदड़ो से क्या मिला है? चनहूदड़ो से मिला है साथियों चूहे का पीछा करते हुए बिल्ली के पदचिन्ह, चनहूदड़ो से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। मिट्टी की चूड़ियों के साक्ष्य किस शहर से प्राप्त हुए हैं? जो मिट्टी की चूड़ियां थी उसके जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो हुए हैं साथियों कालीबंगन से। इसको साथियों चनूदड़ो की जगह, हड़प्पा की जगह कोई सा भी शहर कर लेना यहाँ पे कालीबंगन, क्योंकि ये ऑप्शन लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई है। इसका जो राइट आंसर होगा कालीबंगन। कहाँ से मिले हैं साथियों? कालीबंगन से क्या मिला है? मिट्टी की चूड़ियों के साक्ष्य। साथियों कुछ शहर दिए हुए हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के और कुछ नदी दी हुई हैं। तो साथियों जो हड़प्पा था उसका क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे था? रावी नदी के। और जो मोहनजोदड़ो था वो सिंधु नदी के किनारे था। तो पहले का बी, दूसरे का ए। तीसरा जो ऑप्शन है हमारा चनूदड़ो। चनूदड़ो कौन सी नदी के किनारे था? तो साथियों मोहनजोदड़ो और चनूदड़ो ये दोनों सिंधु नदी के किनारे थे। तो चनूदड़ो कहाँ हो गया? तीसरे का डी। चौथा मांडा, जम्मू कश्मीर। मांडा कहाँ था? चिनाब नदी के किनारे। तो चौथे का सी। पांचवे का आता है पांचवा कालीबंगन, कहाँ? घग्गर नदी के किनारे। और कालीबंगन कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, जहां से मिट्टी की चूड़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और जो रोपड़ था वो था अपना सतलुज नदी के किनारे। तो पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का डी, चौथे का सी, पांचवे का एफ, छठे का ई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं साथियों। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित था? तो जो आलमगीरपुर नगर था वो किस नदी के किनारे था? ऑप्शन है हमारे सिंधु, रावी, सतलुज और हिंडन। तो ये था साथियों हिंडन नदी के किनारे। और पूछ ले कि किस वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो ये है हमारे यूपी के मेरठ में। क्या साथियों? आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। कालीबंगन वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। तो जो इसका राइट आंसर है वो है राजस्थान। और कालीबंगन से क्या मिला था साथियों? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है कालीबंगन, घग्गर नदी के किनारे। और क्या मिला था? मिट्टी की चूड़ियों के साक्ष्य मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बनावली शहर किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन है हमारे पास हिंडन, रावी, सरस्वती और सतलुज। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सरस्वती। और पूछ ले कि कौन से राज्य में स्थित है? तो ये राज्य है साथियों हरियाणा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। धान के साक्ष्य किस शहर से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है हमारे पास लोथल, कालीबंगन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा साथियों लोथल। तो साथियों आज हमारे 60 क्वेश्चंस यहीं पे समाप्त होते हैं। आप सभी साथियों से निवेदन है कि कृपया एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद।